नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम यूपी टेट 2018 के पेपर को जल्दी रिवाइज करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। ए, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, या बी, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, या सी, संज्ञानात्मक शंका है, या डी, पारिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, संज्ञानात्मक संख्या है। दोस्तों आप जानते होंगे कोहलर ने अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न कह रहा है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इस पहला ऑब्जेक्ट है इसका, अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार्य से। ऑब्जेक्ट बी, वाक्यों के निर्माण से। ऑब्जेक्ट सी, शब्दों के निर्माण से। या ऑब्जेक्ट डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट ए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साक्षर से। तीसरा प्रश्न कह रहा है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र या छात्राएं शामिल होते हैं। ऑब्जेक्ट ए, केवल विशिष्ट छात्र। ऑब्जेक्ट बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र। ऑब्जेक्ट सी, केवल सामान्य छात्र। या ऑब्जेक्ट डी, बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट सब तरह के बालक को एक ही छत के नीचे एक साथ एक तरह की शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट बी, सामान्य और विशिष्ट छात्र सभी को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। ऑब्जेक्ट ए, नीरसता संबंधी दोष। ऑब्जेक्ट बी, पठन दोष। ऑब्जेक्ट सी, गणना दोष। या ऑब्जेक्ट डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा गणना दोष। इसे हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, समावेशी की सफलता के लिए आवश्यक है। ऑब्जेक्ट ए, क्षमता निर्माण का अभाव। अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। अलगाव। या ऑब्जेक्ट डी, संवेदनशीलता। इस प्रश्न का आंसर होगा संवेदनशीलता, ऑब्जेक्ट डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑब्जेक्ट ए, व्यवहारात्मक। ऑब्जेक्ट बी, दैहिक। ऑब्जेक्ट सी, संज्ञानात्मक। ऑब्जेक्ट डी, संवेदी। इस प्रश्न का आंसर होगा संवेदी, ऑब्जेक्ट डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। ऑब्जेक्ट ए, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑब्जेक्ट बी, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। ऑब्जेक्ट सी, मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ऑब्जेक्ट डी, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट डी, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ऑब्जेक्ट ए, स्वेच्छाचारी। ऑब्जेक्ट बी, जनतांत्रिक। ऑब्जेक्ट सी, सहानुभूतिपूर्ण। या ऑब्जेक्ट डी, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसमें पूछा है अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो इसमें होगा ऑब्जेक्ट ए, स्वेच्छाचारी। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। ऑब्जेक्ट ए, विक्टर रूम। ऑब्जेक्ट बी, मास्लो। या सी, हर्जबर्ग। या डी, स्किनर। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट ए, विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम के द्वारा प्रत्याशा सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। ऑब्जेक्ट ए, वैयक्तिक। ऑब्जेक्ट बी, सामाजिक अंतःक्रिया। ऑब्जेक्ट सी, सूचना प्रक्रियाकरण। या ऑब्जेक्ट डी, व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट सी, सूचना प्रक्रियाकरण। दोस्तों ब्रूस और जायस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक में मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमान को 4 भागों में बांटा था। 11वां क्वेश्चन है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑब्जेक्ट ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ऑब्जेक्ट बी, रेखीय अभिक्रम। ऑब्जेक्ट सी, शाखीय अभिक्रम। या ऑब्जेक्ट डी, तैयारी और अर्जन। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट ए, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ऑब्जेक्ट ए सरल से कठिन की ओर, या बी अनिश्चित से निश्चित की ओर, या सी दृश्य से अदृश्य की ओर, या डी निगमन से आगमन की ओर। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट डी, निगमन से आगमन की ओर। यह शिक्षण सूत्र नहीं है। इसके अलावा सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक तर्क से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, या प्रकृति का अनुसरण, ये सभी शिक्षण सूत्र हैं, लेकिन निगमन से आगमन की ओर शिक्षण सूत्र नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले योजना बनाई जाती है, उसके बाद शिक्षण कराया जाता है, फिर प्रतिपुष्टि ली जाती है। प्रतिपुष्टि को हम फीडबैक भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट सी, योजना बनाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? ऑब्जेक्ट ए पृथक्करण, ऑब्जेक्ट बी अनुप्रयोग, ऑब्जेक्ट सी तुलना, या ऑब्जेक्ट डी अन्वेषण। तो इस प्रश्न का आंसर होगा अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। इसमें ऑब्जेक्ट दिया है ए जब खंड खंड संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ऑब्जेक्ट बी स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या सी अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। इसमें आपको चुनना है कौन कौन सा सही होगा। इसमें दिया है सही उत्तर चुनें ए और सी, या ए और बी, या बी और सी, या तीनों ए बी सी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा, इसमें ये तीनों ही ऑब्जेक्ट सही हैं, तो ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया है। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, या प्रत्यक्षण संवेदना। सीधी बात है, जब कोई किसी को बुलाएगा तो वह उसकी ध्वनि सुन के ही उसको संवेदना प्रकट करेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा आंसर ऑब्जेक्ट सी, ध्वनि संवेदना। अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? 4 से 8 साल, जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, या 5 से 8 साल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 2 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? ऑब्जेक्ट ए भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑब्जेक्ट बी विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑब्जेक्ट सी बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या ऑब्जेक्ट डी काल्पनिक भयों का अंत। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा से संबंधित है? पावलोव, बिने, चॉम्स्की, या मैस्लो। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा चॉम्स्की। चॉम्स्की ने ही कहा था कि बच्चों में भाषा संबंधी योग्यता जन्मजात होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? संज्ञानात्मक अधिगम, अधिगम के प्रयास एवं भूल, ऑब्जेक्ट सी संकेत अधिगम, या ऑब्जेक्ट डी स्थान अधिगम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट बी अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, या 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट सी 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? ऑब्जेक्ट ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑब्जेक्ट बी पूर्व संक्रिया अवस्था, ऑब्जेक्ट सी मूर्त संक्रिया अवस्था, या ऑब्जेक्ट डी संवेदनात्मक गामक अवस्था। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदनात्मक गामक अवस्था यह पहली अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और चौथी औपचारिक संक्रिया अवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में से कौन सा शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट डी, विषय वस्तु का स्वरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति या ऑब्जेक्ट डी आक्रामकता की आवश्यकता। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट ए, सहायतापरक व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति या प्रकारात्मक स्थिरता। इस प्रश्न का आंसर होगा स्वतः शोध। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा था? स्किनर, रॉस, एबिंगहॉस या एम.एल. बिग्गी। इस प्रश्न का आंसर इन चारों ऑब्जेक्ट में नहीं दिया गया है। यह कथन गेट्स व अन्य ने कहा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम की प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? साक्ष्यात्मक स्थानांतर का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। दोस्तों, थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे और 5 गौण नियम दिए थे। मुख्य नियम में अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम था, और गौण नियम में बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साक्ष्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए। 28वां प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क, व्यवहार, चिंतन, अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑब्जेक्ट बी, व्यवहार पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंध, नैमित्तिक अनुबंध, प्राचीन अनुबंध या चिन्ह अनुबंध। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों 30वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बी, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑब्जेक्ट सी, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। या ऑब्जेक्ट डी, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख क्रिया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और इस फाइल को विद आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यूपी टेट 2018 के 30 प्रश्नों को हमने जल्दी जल्दी रिवीजन कर लिया। दोस्तों, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के सभी प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।